हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10 मार्च 2025 का भूगोल का एक वायरल पेपर। ये भूगोल जियोग्राफी का 10 मार्च का होने वाला जो पेपर है एक वायरल पेपर है और उस दिन इस पेपर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके इस पेपर से लिए गए हैं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। कॉपी में मैं लिख कर लेकर आया हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें और पूरा पेपर कैसे सॉल्व करें। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। यहाँ पर आपका अनुक्रमांक रहेगा, यहाँ पर आपका नाम रहेगा। पेपर कोड आप देख सकते हैं 459 MB पेपर कोड है। भूगोल का आपका ये पेपर है। नोट में देखिए, समय में देखिए, आपका 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाता है हर एक सब्जेक्ट में। और पूर्णांक जो होता है जियोग्राफी भूगोल का आपका 70 नंबर का पूर्णांक होता है। नोट में देखिए कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो ये आप लोग 15 मिनट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में निर्देश वगैरह जो दिया होता है ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसमें भी देखिए मानचित्र से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, मानचित्र आपको भरना होता है, तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। अब चलिए देखिए 10 आपके 8 बहुविकल्पीय प्रश्न भूगोल में दिए होते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है। तो इनमें से बी वाला हो जाएगा स्टूडेंट, प्रतीकात्मक उपागम सही हो जाएगा। अब इसको देखिए मैंने कॉपी में लिख दिया है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का, और ये इस तरीके से मैंने लिख दिया राइट आंसर बी, यानी इसमें राइट आंसर था। जा देखिए पहले का बी करेक्ट आंसर था, उसको मैंने लिख दिया है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर कि निम्न देशों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है। यानी इन चारों में से आपको बताना है कि किसकी जनसंख्या सबसे कम है। तो अफगानिस्तान हो जाएगा स्टूडेंट, इसकी जनसंख्या सबसे कम है। देखिए पहले नंबर पे मैं बात करूँ तो आपका चीन था, लेकिन अब भारत शायद हो गया है, तो पहले चीन पर रख लेते हैं, भारत को हम दूसरे पर रख देते हैं। तीसरे पर आपका USA अमेरिका और चौथे पर आपका इंडोनेशिया। ये विश्व के 4 जनसंख्या वाले सबसे बड़े देश हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है तो दूसरे का डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इसको भी मैंने कॉपी में लिख दिया है। तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से मानव विकास का उपागम नहीं है। तो मानव विकास का उपागम नहीं है, कौन सा नहीं है, तो आपका स्वास्थ्य उपागम शायद करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है मलेशिया निम्न में से रोपण कृषि के किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो वो भैया रबर हो जाएगा। 4 नंबर का आपका सी वाला ऑप्शन रबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए फुटकर व्यापार को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भैया फुटकर व्यापार को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 5 क्वेश्चन था मैंने उसका राइट आंसर दे दिया है, ये देखिए, ठीक है। पूरा पेपर मैं आपको हल करके बताऊंगा और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए स्टूडेंट, टोटल 8 ही प्रश्न आपके दिए होते हैं। अगला देखिए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न की मास्को अवस्थित है। तो आपका रूस में स्टूडेंट, मास्को नदी के किनारे एक मास्को अवस्थित है, ठीक है, रूस में। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम है। तो आपका पंजाब हो जाएगा इनमें से, ठीक है। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम है, देखिए केरल होना चाहिए लेकिन गलत आंसर है, ठीक है। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा दुर्ग नगर का उदाहरण है। तो दुर्ग नगर के उदाहरण की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा जयपुर, आगरा, हैदराबाद, यानी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी दुर्ग नगर का उदाहरण। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 8वें प्रश्न को लिख दिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो कि एक टॉपर स्टूडेंट कॉपी में लिखता है। पूरा प्रोसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है भैया। इस तरह से लिखोगे तो पूरा नंबर आपको दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से, एक भी नंबर नहीं कट करेगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपका और भी प्रश्न का जो उत्तर है वो दिखे। जैसे कि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा और जूम कर दूँ, हाँ ये। अब चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, इस पेपर को स्टूडेंट मैंने बहुत दिन हो गया पहले मैंने सॉल्व कराया था, ठीक है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट वीडियो नहीं देखा। ये इंपॉर्टेंट यह एक प्रकार से पेपर है आप लोगों के लिए। पेपर में जो 10 मार्च को होने वाला है उससे इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, तो तैयार कर लीजिए। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 9 नंबर प्रश्न है, और ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, गारंटी है। देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि मानव भूगोल के अध्ययन के किन्हीं 2 उपागमों को बताइए। अब देखिए छोटा छोटा आंसर होता है, 8 प्रश्न होता है और 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। 16 नंबर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 9 जो है इसमें से अन्वेषण और विवरण तथा दूसरा है प्रादेशिक विश्लेषण। ये मानव भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम है जो आप देख सकते हैं। 9 नंबर आपका 10 नंबर प्रश्न देखिए प्रवास के उद्गम स्थल एवं गंतव्य स्थल में विभेद कीजिए। आपको क्या करना है इसमें स्टूडेंट, विभेद करना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का।
ये देखिए, प्रवास के उद्गम स्थल एवं गंतव्य स्थल में निम्नलिखित विभेद है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम कहलाता है, तथा जिस स्थान में आगमन करते हैं वो गंतव्य, अब देखिए गंतव्य स्थान या स्थल कहलाता है। तो ये 10 नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है भैया? तो ये देखिए, इसका उत्तर दिखा दूं मैं आपको। मानव विकास सूचकांक को संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी जारी करता है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं की 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए प्राथमिक क्षेत्र के 2 उदाहरण, सबसे पहला है कृषि तथा खनन कार्य और दूसरा है आपका पशुचारण। ये प्राथमिक कृषि के 2 उदाहरण है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि परिवहन को परिभाषित करने वाले 2 मुख्य कारकों का नाम बताइए। तो देखिए मांग और मार्ग, देखिए स्टूडेंट, मांग और मार्ग परिवहन को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारक है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए कि परिवहन जाल क्या होता है। परिभाषा हमें देना है स्टूडेंट कि परिवहन जाल क्या होता है। देखिए परिवहन एक उत्पादक क्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के परिचार्मिक के रूप में आय प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये 14 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत की प्रमुख जनांकीय विशेषताएं बताइए। तो भैया हमें क्या बताना है? भारत की प्रमुख जनांकीय विशेषताएं 15 नंबर प्रश्न में दिखा दूंगा आपको। ये देखिए 15 नंबर प्रश्न में आयु, लिंग, निवास स्थान, भाषा, वैवाहिक स्थिति, मानव प्रजातीयता, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक संरचना आदि भारत की प्रमुख जनांकीय विशेषताएं हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 नंबर प्रश्न में। 16 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट कि मानव बस्ती से क्या अभिप्राय है। तो मानव बस्ती के बारे में हमें बताना है, तो इसका उत्तर देखिए मानव बस्ती का अभिप्राय किसी भी प्रकार और आकार के घरों के संकुल से है जिसमें लोग रहते हैं। जिसमें क्या भैया? लोग रहते हैं। अब चलिए मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट आपको लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों की मैं बात करूँ तो टोटल ये 6 प्रश्न होते हैं। 4 नंबर का एक प्रश्न आपकी भूगोल में होता है, क्योंकि भैया 70 नंबर का पूर्णांक है तो उसके अकॉर्डिंग आपके प्रश्न इस पेपर में दिए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसके भी प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। आपका 17 नंबर प्रश्न है, इसका भी मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ। देखिए 50 शब्दों में इसका आंसर देना। देखिए कच्चे पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है तथा इसकी रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्व में विभिन्नता पाई जाती है। यह मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों के अंतर दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य, यहाँ पर देखिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है। इसके अनेक से ही उत्पाद पेट्रो रसायन उद्योग जैसे कि उर्वरक, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहकों, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य, यहाँ पे देखिए सौंदर्य सामग्री रूप में प्रक्रमित किए जाते हैं। तो 17 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर आप देख सकते हैं। अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न, चलवासी कृषि। देखिए स्टूडेंट 18 नंबर प्रश्न है कि चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का ये भी प्रश्न है स्टूडेंट, और थोड़ा गले में प्रॉब्लम इसीलिए आवाज़ आपको बहुत धीमी आ रही होगी। देखिए 18 नंबर प्रश्न में कि चलवासी कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला इसमें है कि इसे कृषि में सबसे पहले वनों के किसी भाग को काटकर या जलाकर साफ कर लिया जाता है तथा इस पर कृषि की जाती है। तथा इस पर क्या की जाती है भैया? कृषि की जाती है। इसमें और थोड़ा है शायद स्टूडेंट, देखिए कृषि की जाती है। और परंतु जब इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो 2-3 वर्ष बाद इस भूमि को परती छोड़कर नए स्थान पर वनों को साफ कर कृषि की जाने लगती है। दूसरा पॉइंट इसमें कि इस प्रकार की कृषि में मोटे अनाज जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, जिमीकंद एवं रतालू आदि उत्पन्न किए जाते हैं। उसके बाद में देखिए तीसरा नंबर पॉइंट, इस पद्धति के अंतर्गत कृषि खाद्यान्न का उत्पादन कम लिया जाता है। उत्पादन क्या है? कम लिया जाता है। तो ये 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया स्टूडेंट, सॉरी 18 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। 19 नंबर प्रश्न देखिए, मानव विकास के प्रमुख उपागमों के वर्णन कीजिए। तो ठीक है, मानव उपागम के प्रमुख जो है, मानव विकास के प्रमुख उपागम के बारे में बता देता हूँ स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर मानव विकास का शाब्दिक अर्थ मानव के सर्वगीण विकास से है। सर्वगीण विकास के लिए मानव को स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क तो चाहिए ही, साथ ही विकास का उचित अवसर प्रदान करने वाला प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक
आर्थिक परिवेश भी उपलब्ध होना चाहिए। मानव विकास से संबंधित 4 महत्वपूर्ण उपागम है। देखिए सबसे पहला है आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है न्यूनतम आवश्यकता उपागम तथा चौथा है क्षमता उपागम। ये मानव विकास के 4 उपागमों के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए मैं दिखा देता हूँ अगला प्रश्न 20 नंबर। ये देखिए स्टूडेंट 20 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाओं में विभेद कीजिए, यानी अंतर आपको बताना है प्राथमिक और द्वितीयक क्रिया में। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले प्राथमिक क्रियाएं, इसमें है आखेट, वस्तु संग्रह, खनन, कृषि, पशुपालन, इन गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है। दूसरा है बाजार क्षेत्र, महानगरों, आदिवासी आर्थिक एवं सामाजिक संरचना का प्रतीक है। तीसरा है ये गतिविधियां मुख्यतः विकसित देशों जैसे एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका में होती है। अब देखिए द्वितीय क्रियाएं क्या होती है ये भी जान लीजिए। देखिए चीनी, सूती वस्त्र, लोहा, इस्पात आदि उद्योग इन गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है। इन गतिविधियों के क्या है भैया, प्रमुख उदाहरण है। इसमें देखिए ये गतिविधियां वैज्ञानिक, तकनीकी और आधुनिक संस्कृति एवं सामाजिक संरचना की प्रतीक है। तो जो हमारा भैया 20 नंबर प्रश्न था वो भी मैंने बता दिया है। अब चलिए दिखा देता हूँ 21 नंबर प्रश्न कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका भी उत्तर दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए 21 नंबर प्रश्न का पर्वतीय क्षेत्र स्वास्थ्यवर्धक जलवायु और नैसर्गिक सौंदर्य का बोध कराते हैं, जिनका पर्यटन की दृष्टि से रुचिकर केंद्रों के रूप में संरक्षण, विकास और रखरखाव किया जाना चाहिए। रखरखाव किया जाना आवश्यक है। अतः स्थानीय राज्य के पर्यटन और परिवहन विभागों के साथ परामर्श करके विकास का एक चरणबद्ध, सुव्यवस्थित तथा एकीकृत कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। आवश्यक है कि सभी पर्वतीय जिले, वर्तमान उत्तराखंड सहित पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, मिकिर पहाड़ी और असम की उत्तरी कच्छार की पहाड़ियाँ और तमिलनाडु के नीलगिरी आदि को मिलाकर कुल 15 जिले सम्मिलित हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र के कार्यक्रम क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न। देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। 4 नंबर का ये प्रश्न है, इसके बारे में हमें डिटेल से बताना पड़ेगा। चलिए इसका उत्तर दिखा देता हूँ स्टूडेंट। इसका उत्तर क्या है ये देखिए, लास्ट क्वेश्चन से हमारा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न का भी बता रहा हूँ आपको। ये देखिए भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1991 और 2001 के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर सुस्पष्ट प्रतिरूप दर्शाती है। इस समय काल में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी और गोवा जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है, जो दशक में 20 यहाँ पर देखिए जो दशक में 20% से अधिक नहीं यहाँ पे देखिए अधिक नहीं हो पाई। पिछले दशक 1991 और 2001 की तुलना में वर्ष 2001 और 2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या वृद्धि क्या है, दर धीमी रही है। तो ये 22 नंबर प्रश्न का उत्तर है, जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 22 नंबर, वो मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि पेपर में आपका 4 प्रश्न दिए होते हैं और यहाँ पर आपको करना केवल 2 ही प्रश्न है। ठीक है, करना कितने हैं, 2 प्रश्न है। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, मानव और पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हमें मानव और पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या करना है। तो मैंने भैया फर्स्ट क्वेश्चन से किया है। ये देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्नोत्तर संख्या 23। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए। चलिए इसका उत्तर दिखा देता हूँ। ये देखिए मानव के प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के पश्चात ही प्रौद्योगिकी का विकास किया। उदाहरण तो देखिए घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में यहाँ पर देखिए अग्नि की खोज में मानव की मदद की। इसी प्रकार DNA और आनुवंशिक के रहस्यों को सुलझाने के पश्चात ही मानव ने बहुत सी बीमारियों यहाँ पे देखिए मानव ने भैया बहुत सी बीमारियों पर विजय हासिल की। मानव ने अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए वायु गतिकी यानी भैया जो एरोप्लेन होता है ना, देखिए वायु गतिकी के नियमों का प्रयोग किया। इस प्रकार प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी का ज्ञान क्या भैया विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगता है, तत्पश्चात वो अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के साथ ही बेहतर तथा आर्थिक उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास करता है। वो अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होता है। अभाव की अवस्था की ओर भैया क्या है, स्वतंत्रता की ओर वो अग्रसर होता है। तो ये आपका उसमें देखिए अग्रसर होता है पर्यावरण से
पर्यावरण से संसाधनों के द्वारा मनुष्य संभावनाओं को जन्म देता है। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है और मानवीय क्रियाओं का यहाँ पे देखिए छाप सर्वत्र है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको, जैसे दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है भूगोल में पूछा जाए तो 150 शब्द में पूछा जाता है, तो आप पेपर में 1 से 1.5 पेज आप लिख दोगे तो इतना इनफ रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, 1.5 पेजों में आपका 8 नंबर प्रश्न दे दिया जाएगा पेपर में, इतना समझ लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि ज़्यादा आपको नहीं लिख रहा है, आपको और भी प्रश्न करना है। अब देखिए अथवा करके एक क्वेश्चन से ये दिया होता है कि विश्व के आसमान, ठीक है, जनसंख्या वितरण को कारकों की वर्णन कीजिए। तो जब यदि मान लीजिए कि आप ये वाला प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो आप ये वाला कर सकते थे, आपको मिलेगा 6 नंबर। ठीक है, इसमें जो है आपका 6 नंबर पक्का होता है, 12 नंबर आपको दिया जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। और ऐसे बात किया जाए स्टूडेंट, उसमें एक प्रकार से नागरिक शास्त्र में तो उसमें 8 नंबर दिया जाता है, उसमें भी केवल 2 ही प्रश्न करना होता है। तो इसका मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर की, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो भैया मैंने ये वाला क्वेश्चन ना करके मैंने अथा वाला किया है। देखिए जननांगीय संक्रमण की अवस्थाओं की विवेचना कीजिए, इसके बारे में मैंने इसका उत्तर दिया है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए अथवा करके मैंने लिख दिया, यानी जो भी प्रश्न आप कर रहे हो उसको अथवा करके लिख दीजिएगा। देखिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन W.S. थॉमसन 1928 तथा फ्रैंक W. नोटेस्टीन द्वारा किया गया था। अब देखिए प्रथम अवस्था के अंतर्गत बात की जाए स्टूडेंट, देखिए उच्च और उच्चावच, देखिए उच्च और उच्चावच जन्म और मृत्यु दरें होती हैं। इसका कारण लोगों द्वारा देखिए महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति होने वाले मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक, देखिए क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन या देखिए पुनरुत्पादन से करना है। इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है। ठीक है, और अधिकांश लोग कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं। अधिकांश लोग क्या है भैया, कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। इसमें और है, अब इसमें देखिए अवस्था के बारे में बात की जाए, जो अवस्थाएं पूछी गई थी कि जननांगीय संक्रमण की अवस्थाओं के बारे में बताइए। तो इसमें देखिए द्वितीय अवस्था मैंने आपको बताया था, पहला प्रथम अवस्था बताया था, उसके बाद में देखिए द्वितीय अवस्था। देखिए द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में जन्म दर उच्च होती है, किंतु क्रमिक रूप से ये घटती जाती है और इस अवस्था में मृत्यु दर भी तेजी से कम होती है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का प्रसार एवं खाद्य सुरक्षा मृत्यु दर को कम कर देती है, किंतु शिक्षा के स्तर में विशेष सुधार नहीं हो पाने के कारण जन्म दर उच्च बनी रहती है। ठीक है, अब देखिए अंतिम अवस्था में दिखा देता हूँ मैं आपको। अंतिम अवस्था में जन्म और मृत्यु दरें दोनों ही अधिक कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि या तो धीमी गति से बढ़ती है या स्थिर हो जाती है। इस अवस्था में जनसंख्या अति औद्योगिकीकृत एवं शहरीकृत हो जाती है और तकनीकी विकास का स्तर संतोषजनक हो जाता है। वर्तमान में विभिन्न देश जननांगीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं से गुजर रहे हैं। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था मैंने आपको बता दिया। अब चलिए दिखा देता हूँ मैप वाला प्रश्न, जो कि पेपर में आपका आता है भैया। ठीक है, ये देखिए 25 नंबर प्रश्न में देखिए कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उसके नाम भी लिखिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा प्रश्न है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, तो केरल आपका, देखिए दूसरे में आपका हो जाएगा केरल हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा प्रश्न देखिए भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र कौन सा है स्टूडेंट, तो आपका शायद वडोदरा गुजरात हो जाएगा, वडोदरा गुजरात हो जाएगा स्टूडेंट। मुझे सही नहीं लगे मैं बता रहा हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा। चौथा राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र खेतड़ी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और यमुना नदी के किनारे बसा एक महानगर कौन सा हो जाएगा, शायद आपका आगरा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दिखा दूँ आपको सही है कि नहीं सही है। ये देखिए स्टूडेंट सही है बिल्कुल, सिक्किम, केरल, वडोदरा, गुजरात, खेतड़ी और आगरा। इसको भैया मैप में भी मैंने दर्शाया है, आपको मैप में ऐसे दर्शाना रहेगा। पहला क्वेश्चन मैं दिखा दूं आपको कहाँ पर है, देखिए सिक्किम आपका यहाँ पर है, तो मैंने लिख दिया पहला क्वेश्चन। पॉइंटर लेकर जाकर आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न, यहाँ पर केरल हो जाएगा दूसरा प्रश्न। तीसरा देखिए यहाँ पर आपका वडोदरा गुजरात हो जाएगा। चौथा आपका खेतड़ी यहाँ पर है राजस्थान में, और आगरा आपका उत्तर प्रदेश है जहाँ पर ताजमहल है। तो इसको मैंने दिखा दिया। अब दिखा दें अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। 26 नंबर प्रश्न देखिए कि जो विश्व से दिया होता है प्रश्न आपका कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए।
आपको यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। सबसे पहला देखिए, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है आपका, तो चीन हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश तो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है, इंडोनेशिया। जापान की राजधानी नगर टोक्यो आपका हो जाएगा। और दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी अमेजन नदी, कौन, अमेजन नदी हो जाएगी। विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप अंटार्कटिका हो जाएगा, अंटार्कटिका, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट, मैं दिखा दूँ आपको, दर्शाया भी हुआ है, ये देखिए, चीन, इंडोनेशिया, टोक्यो, अमेजन नदी, अंटार्कटिका, ठीक है। अब ये देखिए मैप में दिखा दूँ मैं, वर्ल्ड मैप में, ताकि आपको क्लियरिटी समझ में आ जाए। ये देखिए पहला जो क्वेश्चन था यहाँ पर देखिए मैप में, इस मैप में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर चीन हो जाएगा, दूसरे का आपका ये इंडोनेशिया यहाँ पर है आपका, तीसरा जो आपका टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो यहाँ पर है, ठीक है। और चौथा जो आपका था ना, अमेजन नदी आपका ब्राज़ील के साइड में पड़ता है, अमेजन नदी, ठीक है। और अंटार्कटिका आपका नीचे वाले साइड में आता है, जो कि बर्फ़ से क्या होता है, पूरा ढका होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपको मानचित्र के कार्य जो प्रश्न पूछे गए थे वो भी मैंने बता दिया है। और भी मैं मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, और मॉडल पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करो, क्योंकि भैया इसी से अधिकतम क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक वायरल पेपर था, ठीक है, आप लोगों को मैंने बता दिया है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग अभी से पढ़ लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि पेपर में ये 100% आएगा।